हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे कृषि की। ये हमारा 4th एपिसोड रहेगा क्लास 10th ज्योग्राफी का, चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर कृषि। थोड़ा सा याद दिला दूं, पिछले हमने एपिसोड में क्या पढ़ा था, क्या समझा था, क्या जाना था। हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स की, टी, कॉफ़ी, जूट, कॉटन एंड रबर। आज का जो हमारा सेशन रहेगा, इसमें हम बात करने वाले हैं आज़ादी के बाद हमारी कृषि में कौन कौन से सुधार किए गए हैं सरकार के द्वारा। तकनीकी सुधार या संस्थागत सुधार हैं, उनकी बात करेंगे हम डिटेल में। और दूसरी हम बात करेंगे कृषि का हमारे देश की अर्थव्यवस्था यानी जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, और रोजगार की दृष्टि से क्या योगदान है, कितने लोग इसमें काम धंधे में लगे हुए हैं, कितनी अर्थव्यवस्था में इसका योगदान है, कैसे हमारी अर्थव्यवस्था इसके ऊपर टिकी हुई है, क्या इसकी भूमिका बढ़ रही है या घट रही है। ये सब कुछ हम जानने वाले हैं आज के इस एपिसोड में। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। सबसे पहले हम बात करेंगे तकनीकी और संस्थागत सुधार की, यानी कौन कौन से सुधार हुए हैं कृषि में जिसके कारण ये एक मजबूत बनकर के आगे निकली है। अभी हम कृषि उत्पादों में काफ़ी हद तक आत्मनिर्भर हुए हैं। हमारे देश की 130 करोड़ जनसंख्या है, उसका आधार बने हुए है, उनका पेट भरती है कृषि। तो ऐसे काफ़ी सारे सुधार हुए हैं, एक एक करके हम देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो वो क्रॉप की बजाय इसको प्रेफर करते हैं, इस क्वेश्चन को या फिर ग्लोबलाइजेशन का एग्रीकल्चर के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, जो हम लास्ट सेशन में बात करेंगे, उन क्वेश्चंस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो आपको ध्यान से सुनना है इसको। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कृषि में होने वाले तकनीकी और संस्थागत सुधारों की। आज़ादी के बाद कृषि के ऊपर विशेष जोर दिया गया था और इसके लिए संस्थागत सुधार है उनको प्राथमिकता दी गई थी। कई प्रकार के भूमि सुधार के कार्यक्रम शुरू किए गए थे आज़ादी के बाद। उनमें से सबसे पहले था चकबंदी। अब चकबंदी क्या है? चकबंदी के तहत एक ही किसान के जो खेत अलग अलग हिस्सों में बिखरे हुए थे, यानी एक किसान है, उसके पास 4 एकड़ ज़मीन है, उसमें से 2 एकड़ ज़मीन नॉर्थ में है, 1 एकड़ ज़मीन वेस्ट में है, 1 एकड़ ज़मीन साउथ में है। अब चारों जगह जाना होता था, टाइम वेस्टेज होता था, अच्छे से वो देखभाल नहीं कर पाता था। तो इसके लिए सरकार ने चकबंदी की, यानी किसान की ज़मीन को एक जगह इकट्ठा कर दिया गया। आप अपने घर में दादा दादी से या नाना नानी से पूछोगे तो वो बताएंगे कि हाँ ऐसा हुआ था। हरियाणा में काफ़ी पहले हो गया था, यूपी में अभी 20 ईयर्स बैक हुआ है, काफ़ी लेट हुआ है। तो ये चकबंदी थी। इससे किसानों को एक फ़ायदा ये हुआ कि वो अधिक समय अपने खेत में अपनी फसलों पे दे पाते थे और इससे उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुई। दूसरा था जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। जमींदारी प्रथा, इसके बारे में आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, 6-7 से शुरू हो जाता है फ्यूडल सिस्टम के बारे में। जमींदारी प्रथा के तहत जो पहले होती थी राजतंत्र के समय में, जब मोनार्की सिस्टम होता था, तो उस वक्त जमींदारों को पूरे के पूरे गांव या कई बार एक से ज़्यादा गांव दे दिए जाते थे, 20, 30, 40 गांव दे दिए जाते थे। वो वहाँ से कर इकट्ठा करते थे और राजा को टैक्स देते थे, प्लस में आवश्यकता के समय उनकी सैनिक सहायता करते थे। जमींदार होते थे, यानी किसान जो खेती करते थे वो काश्तकार होते थे, ज़मीनें उनकी नहीं होती थी। आज़ादी के बाद जमींदारी प्रथा को ख़त्म कर दिया गया। जोतने वालों को, कृषि करने वालों को उनकी ज़मीन दे दी गई। ये भी बहुत महत्वपूर्ण सुधार था, क्योंकि जमींदार पहले कृषि की तरफ इतना ध्यान नहीं देते थे क्योंकि ओवरऑल प्रोडक्शन उनका अच्छा होता था। काश्तकारों को जब अपनी ज़मीन मिल गई तो उन्होंने और ज़्यादा मेहनत की, उत्पादन बढ़ा। जितना मैं डिटेल में बता रहा हूँ उतना डिटेल में आपको लिखना नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए जा रहे हैं हम डिटेल में। तीसरा, सहकारी कृषि को प्रोत्साहन दिया गया। सहकारी कृषि का अर्थ है कि मिलजुल के, कोऑपरेटिव फार्मिंग, मिलजुल के कृषि की जाने। कोऑपरेटिव फार्मिंग में ये होता है कि किसान है वो अपने खेत इकट्ठा कर लेते हैं, मिलजुल के मेहनत करते हैं और उत्पादन है उसी के अनुसार बांट लिया जाता है। इससे खर्चा, जो इन्वेस्टमेंट है वो कम रहता है। कम कैसे रहता है? जैसे एक किसान के पास 4 एकड़ ज़मीन है, दूसरे के पास 6 एकड़ ज़मीन है, तीसरे के पास 3 एकड़ ज़मीन है, एक के पास 7 एकड़ ज़मीन है। अब अकेले वो ट्रैक्टर लेकर के आए या सब कुछ वो सामान उसके ट्रैक्टर के यंत्र वगैरह अगर वो लेकर के आते हैं, इक्विपमेंट वगैरह, तो सारा टोटल एक एक किसान के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, 7 से 8 लाख या 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करना। लेकिन वो चारों तो ला सकते हैं। तो इसमें सहकारी कृषि है, इसमें प्रोडक्शन
बेहतर होता है, मैनेजमेंट बेहतर होता है, तो इसको भी प्रोत्साहन दिया गया था, क्योंकि इससे भी कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी की संभावना थी और हुआ भी ऐसा। 1960 और 70 के दशक में हरित क्रांति और श्वेत क्रांति जैसे तकनीकी सुधारों ने भी कृषि की स्थिति में सुधार किया। सुधार नहीं किया, बहुत सुधार किया। हरित क्रांति के बारे में 9th क्लास में आपने पढ़ा था। 1966-67 में कृषि उत्पादन में, खास तौर पे किसके उत्पादन में, गेहूं और चावल के प्रोडक्शन में 3 से 5 गुना वृद्धि होती एकदम से। ये क्रांति की तरह था, तो इसलिए इसे क्रांति नाम दिया गया। अब ये क्यों हुआ? ये संभव हो पाया, अच्छी क्वालिटी के HYV हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स दिए गए किसानों को, सिंचाई सुविधाएं उनको दी गई, सस्ते ऋण उनको उपलब्ध करवाए गए, उनको प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई, रिसर्च कार्य कृषि के ऊपर है उसको महत्व दिया गया, अच्छी फर्टिलाइजर से उनका उपयोग किया गया, मशीनों का उपयोग बढ़ा, सब्सिडी के ऊपर इस प्रकार के कृषि यंत्र उनको उपलब्ध करवाए गए। तो इन सब कारणों से प्रोडक्शन बढ़ा, उसे हरित क्रांति का नाम दिया गया। तो हरित क्रांति है, ये भी एक इम्पोर्टेंट संस्थागत या तकनीकी सुधार था। इसी तरीके से दुग्ध उत्पादन में क्रांति की गई। फसल के साथ साथ पशुओं की नस्ल सुधार पर भी जोर दिया गया और इससे दुग्ध का उत्पादन है, दूध का उत्पादन है, वो बढ़ा और ये भी एक महत्वपूर्ण कदम था हमारे कृषि के सुधार में और उत्पादन में। 1980 और 90 के दशक में कुछ और सुधार हुए, जैसे फसल बीमा योजना है वो शुरू की गई। फसल बीमा योजना के तहत जैसे आपने सुना होगा कि एक्सीडेंटल या इस प्रकार के इंश्योरेंस होते हैं अलग अलग टाइप के जो रिस्क को कवर करते हैं। फसल कृषि सबसे ज़्यादा रिस्की होता है। जब तक वो फसल घर में ना आ जाए तब तक कोई गारंटी वारंटी नहीं होती कि उत्पादन हो गया है। कई बार होता है जो फसल है वो पकी हुई है और पकी हुई फसल है वो मौसमी दशाओं के कारण है बर्बाद हो जाती है। 10th क्लास इंग्लिश में आपने पहला चैप्टर जो पढ़ा होगा, अभी तक पढ़ लिया होगा, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से फसल है वो बर्बाद हो जाती है। तो यहाँ फसल बीमा योजना वो शुरू की गई ताकि रिस्क को कवर किया जा सके। अगर फसल ख़राब होती है तो उसको कुछ हद तक कंपनसेशन या मुआवजा दिया जाएगा। तो ये भी है, अलग से आप लिखोगे, हरित क्रांति अलग है, श्वेत क्रांति अलग पॉइंट में लिखा जाएगा, फसल बीमा है ये एक अलग पॉइंट है। ग्रामीण बैंकों की स्थापना, ये भी एक कदम उठाया गया था। इससे किसानों को काफ़ी हद तक मदद मिली सस्ते ऋण या लोन लेने में। उससे पहले वो साहूकार या जो धनी या बड़े जमींदार थे, बड़े किसान थे, उनसे ऋण लेते थे, ब्याज की दरें अधिक होती थी, अब उनको सस्ते में ऋण उपलब्ध हो जाता है। सहकारी समितियों की भी स्थापना की जिसमें वो अपनी सेविंग भी जमा कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर ऋण भी ले सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड KCC काफ़ी सारों को पता होगा क्या है, कि इसके तहत आप अपनी ज़मीन के ऊपर, अपने भूमि के ऊपर आप ऋण ले सकते हो, एडवांस ऋण, और आपने जितना उपयोग किया उतना वापस जमा करवा दीजिए। उतने का ही आपको इंटरेस्ट देना है जितना आपने लिया। आपने 5 लाख रुपए लिया और आपने 50,000 ही यूज़ करने हैं, तो उसी का ही आपको इंटरेस्ट देना। बड़ी सहायक और बहुत इम्पोर्टेंट एक योजना स्कीम थी जो शुरू की गई थी और किसानों को इससे भी काफ़ी मदद मिली। अगर उत्पादन कम या ज़्यादा होता है, ऊपर या नीचे होता है, या निवेश करने के लिए, तो KCC है ये शुरू की गई। किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार द्वारा पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना भी शुरू किया गया। कई प्रकार की दुर्घटनाएं हैं, कई बार हो जाती है जब कृषि कार्य कर रहे होते हैं, काफ़ी रिस्की होता है, मशीनों का उपयोग किया जाता है, तो उसको कवर करने के लिए PAIS पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना वो शुरू की गई। ये भी एक बहुत अच्छा कदम था। संस्थागत और तकनीकी सुधारों में ही इसको हम शामिल करेंगे। इसके अलावा किसानों के लिए मौसम बुलेटिन प्रोग्राम है वो भी शुरू की गई, विशेष प्रोग्राम है वो शुरू किए गए, कृषि कार्यक्रम शुरू किए गए। आप टीवी पे या रेडियो पे बहुत पहले से सुनते आ रहे होंगे, शाम को विशेष तौर पर 5 बजे के बाद, 5 से 8 बजे के बीच में कृषि कार्यक्रम आते हैं। आपने ये भी देखा होगा, आपके घर में या फिर आपके पड़ोस में ज़रूर होगा, मौसम संबंधी जानकारी SMS के द्वारा उपलब्ध होती है। इससे किसानों को प्लानिंग करने में मदद मिलती है कि कब फसलों की बुआई करनी है, कब सिंचाई देनी है, कब सिंचाई नहीं करनी है। अब तो विशेष टीवी चैनल DD किसान है वो भी शुरू कर दिया गया है।
तो ये सब भी महत्वपूर्ण कदम थे जिससे कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई देश में। हमारे आसपास हरियाणा की बात करें तो एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कृषि विश्वविद्यालय है HAU, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो वो स्थापना इस प्रकार के पूरे देश में कृषि विश्वविद्यालय वो स्थापित किए गए। इससे न केवल रिसर्च कार्य को बल मिला बल्कि इनडायरेक्टली कृषि उत्पादन बढ़ा, क्योंकि नए नए रिसर्च किए गए और बार बार बीजों में सुधार किया गया और नई प्रणाली है उनको विकसित किया गया। विशेष टीवी चैनल, जैसा हमने पहले ही बात की थी, DD किसान है, इस प्रकार के टीवी चैनल है वो भी शुरू किए गए किसानों की सहायता के लिए, उनको जानकारी देने के लिए। और भी बहुत से प्रोग्राम शुरू किए गए, जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, ये भी शुरू किया गया, जिसके तहत फसल की बुआई के समय न्यूनतम मूल्य वो घोषित किया जाता है। जैसे इस बार हम बात करें गेहूं की तो 1925 रुपये शुरू किया गया था। उसके बाद कि अगर बाद में उसको बेचा जाता है तो थोड़ा और ज़्यादा बढ़ाया गया था। तो ये क्या था, शुरुआत में घोषित कर दिया ताकि किसानों को पता रहे कि आपको बुआई करनी या आपको मूल्य मिलेगा। पहले ऐसा नहीं था, पहले ये होता था उत्पादन अगर अधिक हो गया, मेहनत किसान ने अच्छी की तो उसको नुकसान होता था। कैसे? कीमतें गिर जाती थी। अब ऐसा नहीं होता। तो ये भी एक सकारात्मक कदम है, इससे किसानों को मोटिवेशन मिलता है और अधिक उत्पादन करने के लिए। तो ये सब कुछ कदम थे जो सरकार के द्वारा उठाए गए आज़ादी के बाद कृषि में सुधार करने के लिए। तो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छे से तैयार करोगे आप। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारी देश की अर्थव्यवस्था में, रोजगार में या उत्पादन में कृषि का योगदान क्या है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में कृषि का योगदान। 2010-11 की बात करें, उनके आंकड़ों को लें तो लगभग 53%, 53% जो लोग हैं वो कृषि में लगे हुए हैं। किसी समय में आज से 20 ईयर्स बैक लगभग 75% हमारी पॉपुलेशन थी वो कृषि कार्यों में लगी थी। अब थोड़ा सा निर्भरता कृषि के ऊपर कम हुई है। भारत की GDP विकास दर है वर्षों से बढ़ रही है, लेकिन यह देश में रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा नहीं कर रही है। चलिए हम देखते हैं कृषि का GDP में योगदान। GDP क्या है? सकल घरेलू उत्पाद होता है। इकोनॉमिक्स में आपने किया है। GDP क्या है? सकल घरेलू उत्पाद है, सेकंड चैप्टर में हमने किया था। यानी एक वर्ष में तीनों सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर है, उनमें उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों को जोड़ दें तो वो क्या होगी? देश की GDP होगी। अब GDP में सबसे अधिक जो योगदान है वो है सेवा क्षेत्र का, सर्विस सेक्टर का, लगभग 54% के आसपास है। उसके बाद औद्योगिक क्षेत्र यानी सेकेंडरी सेक्टर है, द्वितीय क्षेत्र है, उसका योगदान 31% है। भारतीय कृषि जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है उसका योगदान केवल 17% है, जबकि कृषि इसमें लगे हुए कितने लोग हैं? 53%। रोजगार की तुलना में योगदान बहुत कम है अभी भी, यानी बहुत सुधार की गुंजाइश है, बहुत कुछ किया जाना है। अच्छी बात है कि जो सर्विस सेक्टर है वो आगे निकले हैं, सेकेंडरी सेक्टर आगे निकले हैं, लेकिन उसकी अनुपात में वहाँ पर रोजगार है वो उपलब्ध नहीं हो पाए, इसलिए आज भी अधिकांश लोग हैं वो कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं। यहाँ पे हम कंपेयर करें फाइनेंशियल ईयर 1994, 2004 और 2014, 3 ईयर्स के ये फाइनेंशियल ईयर्स के डेटा हैं। सबसे पहले हम 1994 की बात करते हैं और इसमें है क्या दिया गया है? GDP कंपोजिशन ओवर द ईयर्स, GDP में योगदान। और इसमें ये भी देख लीजिए कि ये सर्विस सेक्टर को ब्लू शेड दिखा रहा है, जो येलो शेड है वो शो कर रहा है इंडस्ट्रियल सेक्टर को, और ग्रीन शेड एग्रीकल्चर सेक्टर को। 1994 में नियर अबाउट 28% के आसपास एग्रीकल्चर सेक्टर का योगदान था GDP में, 28%। उससे थोड़ा कम 27% के आसपास सेकेंडरी सेक्टर का, और 45% के आसपास योगदान था वो था टर्सरी सेक्टर का। 20 ईयर्स के बाद 2014 में 55% से भी अधिक योगदान है वो टर्सरी सेक्टर का है, नियर अबाउट 60% तक पहुंच गया है। और
20% से अबो 25% पे पहुंच चुका है सेकेंडरी सेक्टर, और 2014 के अकॉर्डिंग कृषि सेक्टर वो सिमट के रह गया 15% के ऊपर। तो ये योगदान है, आपको याद रखनी है डेटा कि कितना प्रतिशत योगदान है, और ये कम हुआ है। और जो लोगों को रोज़गार प्राप्त है उसमें भी कमी आई, लेकिन उतनी कमी नहीं है जितनी कि जीडीपी में योगदान की दृष्टि से हुई है। तो इस प्रकार का कोई एक डायग्राम यानी लेटेस्ट डायग्राम वो बना करके आप दिखा भी सकते हो, पाई डायग्राम है वो भी बना सकते हो इससे। भारतीय स्वतंत्रता के समय सकल घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र का सबसे बड़ा हिस्सा कृषि का था, लेकिन ये गिरावट आती गई, 17% के आसपास रह गया। 2014 के आंकड़े देखें तो ये केवल 15% ही रह गया है। तो इसके क्या कारण है ये हमें यहाँ पे एनालिसिस नहीं करना है, हमने इकोनॉमिक्स के सेकंड चैप्टर में एनालिसिस कर चुके हैं। एक बार उसको दोबारा से वीडियोज़ को देखोगे तो आप समझ पाओगे कि क्या कारण है टर्शियरी सेक्टर आगे निकल रहा है, क्या कारण है सेकेंडरी सेक्टर आगे निकल रहा है और प्राइमरी सेक्टर पिछड़ता जा रहा है। तो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने बात की कृषि में होने वाले सुधारों की, और बात की कृषि का हमारे देश की अर्थव्यवस्था में रोजगार की दृष्टि से क्या योगदान है। तो इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।